हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम विधि शास्त्र का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। रूढ़ि को परिभाषित कीजिए। एक वैध रूढ़ि के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, अथवा विधि के स्रोत के रूप में प्रथा के महत्व की समीक्षा कीजिए। प्रथा की वैधता के लिए विभिन्न परीक्षणों को बताइए, अथवा आधुनिक समय में विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ि की भूमिका एवं महत्व की विवेचना कीजिए एवं वैध रूढ़ि के लिए अपेक्षित आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए, अथवा प्रथा का स्रोत के रूप में महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, रूढ़ि जिसे हम प्रथा भी कहते हैं, विधि का प्राचीनतम स्रोत है। ठीक है, विधि का प्राचीनतम स्रोत है। रूढ़ि क्या है? विधि का प्राचीनतम स्रोत है। रोस्को पाउंड एक विधि शास्त्री हुए थे, उन्होंने कहा रूढ़ि को विधि शास्त्र का स्रोत एवं प्रारूप दोनों माना गया है। जो रोस्को पाउंड थे, उन्होंने रूढ़ि को विधि शास्त्र का स्रोत और प्रारूप दोनों माना है। आदिम समुदायों में जब कोई विधि अस्तित्व में नहीं थी, ठीक है, तब रूढ़िजन्य विधि से ही आचरण विनियमित और नियंत्रित होता था। ठीक है, जब पहले कानून नहीं था, उस समय रूढ़ियों के द्वारा ही लोगों को नियंत्रित किया जाता था, समाज को नियंत्रित किया जाता था। उस समय मानव के प्रत्येक आचरण या व्यवहार के लिए विधि का निर्माण किया जाना संभव भी नहीं था। ठीक है, अनेक कार्यों के औचित्य अनुचितता का निर्धारण रूढ़ि या प्रथा के आधार पर किया जाता था। ठीक है, कोई कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, वो उस रूढ़ि के ऊपर डिपेंड करता था, उस प्रथा के आधार पर वो डिसाइड किया जाता था। यही कारण है कि समय के साथ साथ रूढ़ि एवं प्रथा ने विधि का बल प्राप्त कर लिया है, और आज अनेक विधियाँ ऐसी हैं जो रूढ़ियों एवं प्रथाओं के आधार पर निर्मित हुई है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। रूढ़ि का अर्थ अत्यंत सरल है। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति, समाज, समूह या समुदाय द्वारा दीर्घकाल से निरंतर एवं नियमित रूप से किया जाता है, तो वह उस कार्य को करने के अभ्यस्त हो जाता है और ऐसा कार्य रूढ़ि या प्रथा का रूप धारण कर लेता है। देखिए, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति, समाज या समूह के द्वारा लंबे समय से, दीर्घकाल मतलब क्या होता है, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से निरंतर, मतलब उसको कंटिन्यू होना चाहिए, निरंतर एवं नियमित रूप से किया जाता है, तो वह उस कार्य को करने का अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसा कार्य रूढ़ि या प्रथा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो प्रथा रूढ़ि क्या होती है? जैसे पहले आपने सुना होगा, देखिए रूढ़ि क्या होती है। रूढ़ि देखो, एक अनौपचारिक और बिना लिखित नियम के पालन की जाने वाली तो होती है रूढ़ि, और एक औपचारिक और लिखित नियमों वाली होती है प्रथा। तो रूढ़ि में क्या किया जाते हैं? रूढ़ि में आ जाते हैं आमतौर पर जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चे को गोद लेना, ये आदि संबंधित होते हैं रूढ़ियों से। और प्रथा में क्या जाते हैं? प्रथा में आ जाते हैं अपने रीति रिवाज हो गए, अनुष्ठान हो गए अपने, और सांस्कृतिक परंपराएं हो गई, ये आ जाएंगी अपनी प्रथा के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। समाज में रूढ़ि या प्रथा को मान्यता मिल जाती है, और समाज सदैव ये अपेक्षा करता है कि ऐसी प्रथा या रूढ़ि के अनुरूप कार्य किया जाता रहे। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता ही रूढ़ि है। बिल्कुल सही बात है। समान परिस्थितियों में मानव आचरण के द्वारा एक प्रकार की रूढ़ि का पालन करना ही रूढ़ि कहलाता है। टेनिस्ट्री के मामले में यह कहा गया है कि यदि किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किसी परंपरा का स्वेच्छा से पालन किया जाता है, तो कालांतर में वही आचरण रूढ़ि का रूप धारण कर लेता है, और दीर्घकाल से उसके निरंतर प्रचलन के कारण वह रूढ़ि अंततः विधि का बल प्राप्त कर लेती है। ठीक है, रूढ़ि की समय समय पर भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। साइमन के अनुसार
रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति, जिन्हें न्याय और लोक उपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, जिन्हें ऐसी रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियाँ उनको बोलते हैं जिन्हें न्याय और लोक उपयोगिता, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के करने की सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लेते हैं, उनको रूढ़ी बोलते हैं। ऑस्टिन के अनुसार रूढ़ी आचरण संबंधी एक ऐसा नियम है जिसका शासित लोग सहज और स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं। मतलब कि रूढ़ी ऐसी चीज़ है जिसका लोग आसानी से और सहजता से पालन करते हैं और स्वैच्छिक इच्छा से पालन करते हैं, किंतु राजनीतिक प्रवर द्वारा निर्धारित विधि के तौर पर नहीं। ठीक है, राजनीतिक प्रवर्तन के द्वारा नहीं करते, वो स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं। हॉलैंड के अनुसार रूढ़ी आचरण की वह प्रणाली है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। ठीक है, आचरण मतलब कि जो अपनी हैबिट होती है ना, उसको बोलते हैं आचरण, कंडक्ट, कैरेक्टर, जिसका सामान्य पालन किया जाता है। जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते पड़ते एक पगडंडी बन जाती है। ठीक है, जैसे अपने घास पे चलते हैं, बार बार अपने घास पे चलते हैं तो वह एक रास्ता सा बन जाता है, एक पगडंडी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से प्रथा या रूढ़ी का जन्म होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एलन क्या कहते हैं? एलन बोलते हैं रूढ़ी समाज में अंतर्निहित ताकतों द्वारा विकसित विधि के सामाजिक परिदृश्य है। ये ताकतें भागते युक्ति और आवश्यकता तथा भागते सुझाव अनुकरणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, एलन बोलते हैं जो रूढ़ी है वह समाज में अंतर्निहित ताकतों द्वारा विकसित और विधिक होती है, सामाजिक परिदृश्य होती है, जब ये ताकतें भागते युक्ति और आवश्यकता तथा भागत सुझाव और अनुकरणों से उत्पन्न होती है। कार्टर ने रूढ़ी की सरलतम परिभाषा देते हुए कहा है कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता ही रूढ़ी या प्रथा कहलाती है। हेल्सबरी क्या बोलते हैं? रूढ़ी एक प्रकार का विशिष्ट नियम है जो वास्तविक या संभावित रूप से समयातीत समय से विद्यमान है। ठीक है, वास्तविक संभावित रूप से समयातीत से विद्यमान है और जिसे एक क्षेत्र विशेष में विधि का बल प्राप्त हो गया, चाहे ऐसा नियम देश की सामान्य विधि के प्रतिकूल या असंगत ही क्यों न हो। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर रूढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाली परंपरा मानते हुए कहते हैं कि मानव आचरण को नियंत्रित करने वाली परिपाटी का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाह ही रूढ़ी है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं मानव आचरण को नियंत्रित करने वाली परिपाटी का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाह ही रूढ़ी कहलाता है। हरप्रसाद बनाम शिवदयाल के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा रूढ़ी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। रूढ़ी वह नियम है जिसे किसी विशिष्ट परिवार या क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन अनुसरण से विधि का बल प्राप्त हो। समझ में आ गई? रूढ़ी वह नियम है जिसे किसी विशिष्ट परिवार, ठीक है, विशिष्ट लोगों के द्वारा या विशिष्ट क्षेत्र में विशेष में दीर्घकालीन लंबे समय से उसका अनुसरण किया जा रहा हो और उसे विधि का बल प्राप्त हो गया हो, उसे ही रूढ़ी बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तत्व देख लेते हैं अपन। देखियो, रूढ़ी विधि मान्यता के अंतर्गत कतिपय शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। मतलब इन शर्तों को पूरा करेगी तो ही वह रूढ़ी या प्रथा मानी जाएगी। इन शर्तों को विधिमान्य रूढ़ी के आवश्यकता तत्व कहा गया है। ये तत्व कौन कौन से हैं? देखो, रूढ़ी का क्या, रूढ़ी और प्रथा होने के लिए आवश्यक तत्व चाहिए। अब तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व होता है प्राचीनता। अब प्राचीनता क्या होती है? प्राचीनता मतलब होता है कि अपन इसको ब्रीफ में शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। रूढ़ी की मान्यता विधि के अंतर प्राचीन काल से प्रचलन, देखो अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलन में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाता है विधि मान्य रूढ़ी के निरंतरता समयातीत काल से प्रचलन में आवश्यक है। समयातीत से अभिप्राय है कि किसी रूढ़ी इतनी प्राचीन हो कि मानव श्रवण शक्ति उसके विपरीत या प्रतिकूल कुछ नहीं जानती हो। ठीक है, इतनी पुरानी होनी चाहिए कि उसके विपरीत मानव को पता ही नहीं हो भाई इस रूढ़ी के अलावा और कुछ भी था क्या, इतनी प्राचीन होनी चाहिए वो। ठीक है, अभिप्राय यह हुआ कि रूढ़ी के लिए मात्र आदतन प्रयोग पर्याप्त नहीं है। रूढ़ी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो आदतन हो, आदत वाली रूढ़ी हो। अनिवार्य यह है कि उसका प्राचीन होना आवश्यक है। ठीक है, अति प्राचीन होना आवश्यक। ठीक है, इसके लंबी अवधि तक प्रयोग मात्र पर्याप्त है। ठीक है, ये हो गया प्राचीनता। ठीक,
अब देखते हैं निरंतरता। विद्यमान रूढ़ि की दूसरी आवश्यकता है निरंतरता, ठीक है, उसका कंटिन्यू उसका पालन किया जाना चाहिए, इसको बोलते निरंतरता, ठीक है। निरंतर प्रचलन में होना अपेक्षित है, मतलब उसका निरंतर प्रचलन में होना चाहिए। व्यवधान रूढ़ि को अमान्य कर देता है। व्यवधान मतलब क्या होता है, रुकावट, बाधा। अगर कोई उसको कंटिन्यू पालन नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है ना, तो वह रूढ़ि को अमान्य कर देता है। ब्लैकस्टोन का कहना है कि यदि कोई अधिकार एक दिन के लिए भी व्यतीत हो जाता है तो वह रूढ़ि समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रूढ़ि का प्राचीन भी होना चाहिए और निरंतरता से पालन भी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं निश्चितता। रूढ़ि का निश्चित होना भी आवश्यक होता है। ब्रॉडबेंट बनाम विल्कस के मामले में मुख्य न्यायाधीश विल्स द्वारा यह कहा गया है कि निश्चितता वेद रूढ़ि की एक अनिवार्य शर्त है, ठीक है। निश्चितता मतलब निश्चित होनी चाहिए हो। यदि कोई रूढ़ि निश्चित नहीं है तो उसे स्मरणातीत भी नहीं कहा जा सकता। विल्स बनाम विल्स के मामले में यह कहा गया है कि रूढ़ि चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, उसे असीमित एवं अनिश्चित नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूढ़ि से कितनी पुरानी हो, उसको निश्चित और निरंतर रहना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। अब आगे देखते हैं युक्ति युक्तता, ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए। वेद रूढ़ि युक्तियुक्त होना आवश्यक है। यदि रूढ़ि या प्रथा सामान्य तर्क के अनुकूल है तो उसे युक्तियुक्त कहा जाएगा। युक्तियुक्तता से अभिप्राय रूढ़ि का ऐसा होना कि वह एक विवेकशील एवं प्रज्ञावान व्यक्ति के गले उतर जाए तथा वह उसे अंगीकार कर ले, ठीक है। रूढ़ि एक ऐसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जिसको एक प्रज्ञानवान व्यक्ति, एक जो दिमागदार व्यक्ति है, एक विवेकशील आदमी है, वो उसको उसके मतलब समझ में आ जाए रूढ़ि क्यों बनी है, प्रथा क्यों है, उसको समझ में आ जाए और वह उसको अंगीकार कर ले, मतलब उसको स्वीकार कर ले। तो रूढ़ि का युक्तियुक्ता भी होना आवश्यक है, रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब फालतू रूढ़ि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हिंदू समाज में पुत्रियों को विरासत से वंचित करने की रूढ़ि को अयुक्तियुक्त नहीं माना गया है, ठीक है। भानु बनाम सुंदराबाई के अंदर क्यों पहले नहीं था, पहले रूढ़ि पहले प्रथा थी भाई कि जो जो हिंदू पुत्रियां हैं उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो चली आ रही है, ठीक है। देखो रूढ़ि का निष्पक्ष एवं उचित होना आवश्यक है तथा ऐसा होना चाहिए युक्तियुक्त, ईमानदार और निष्पक्ष मस्तिष्क के। देखो रूढ़ि का निष्पक्ष एवं उचित होना चाहिए, ठीक है। इसे ऐसा होना चाहिए कि युक्तियुक्त, ईमानदार और निष्पक्ष मस्तिष्क के लोग इसे स्वीकार कर लें, ठीक है। ऐसी युक्तियुक्त रूढ़ि होनी चाहिए। फिर देखते हैं अनुरूपता। अनुरूपता क्या होती है, रूढ़ि का अधिनियमित विधि के अनुरूप या संगत होना आवश्यक है, मतलब विधि के संगत होनी चाहिए, विधि के अनुरूप होनी चाहिए, विधि के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई रूढ़ि लिखित या अधिनियमित विधि के प्रतिकूल है, मतलब किसी विधि के प्रतिकूल है, तो उसे वेद नहीं माना जाएगा, मतलब कि उस रूढ़ि को, उस प्रथा को वेद नहीं माना जाएगा अगर वो विधि के विरुद्ध है, विधि के प्रतिकूल है। तो कोई भी रूढ़ि संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को न्यून निराकृत नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कोई भी जो विधि है, कोई भी रूढ़ि है, कोई भी प्रथा है, वो संसद के द्वारा बनाए गए विधि या संसद जो कानून बनाती है ना, उसको क्या नहीं कर सकती है, उसको कमजोर नहीं कर सकती, उसको न्यून नहीं कर सकती, उसको निराकृत नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो विधि है, जो रूढ़ि है, जो प्रथा है, वह विधि के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भारत में अनेक रूढ़ियाँ हैं जिन्हें विधि द्वारा अमान्य विच्छेद कर दिया गया है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लड़कियों की भ्रूण हत्या, दास प्रथा, देवदासी प्रथा। ये पहले प्रथाएं थी, इन सभी को अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, शांतिपूर्ण एवं अधिकार के रूप में उपयोग। किसी रूढ़ि की विधि मान्यता के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं, मतलब किसी रूढ़ि की विधि मान्यता प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। पहले क्या, उसका शांतिपूर्वक उपभोग किया जा रहा हो, ठीक है, उसका जो रूढ़ि का पालन, जो प्रथा का पालन हो, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा हो। दूसरा, एक अधिकार के रूप में उसका उपभोग किया जा रहा हो, एक अधिकार के रूप में उसका पालन किया जा रहा हो, ठीक है। रूढ़ि का एक तो शांतिपूर्वक उपभोग किया जा रहा हो, एक अधिकारों में उपभोग किया जा रहा हो। रूढ़ि पर आधारित अधिकार का प्रयोग स्पष्ट, शर्त रहित, अविवादित तौर पर होना अपेक्षित है, ठीक है। रूढ़ि से यह अपेक्षा की जाती है कि जो रूढ़ि है उसके ऊपर अधिकार का प्रयोग स्पष्ट, शर्त रहित और अविवादित होना चाहिए। रूढ़ि का प्रयोग किसी अनुज्ञप्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूढ़ि का जो प्रयोग है किसी की अनुमति और किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
एलन का कहना है कि वह रूढ़ी जो सशक्त हाथों द्वारा जनता से छीन ली जाए विधि मान्य रूढ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। चलो आइए आगे चलते हैं। अब आती बाध्यकारी बल। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, रूढ़ी में बाध्यकारी बल होना चाहिए, उसका पालन सभी के लिए आबद्ध कर होना चाहिए। मतलब रूढ़ी का जो पालन है सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए, बस सभी को उसका पालन करना चाहिए, उसको बाध्यकारी बल बोलते हैं। वैकल्पिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वैकल्पिक नहीं होना चाहिए। भाई कोई यूज कर रहा है विधि का, कोई तो पालन कर रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है, जबकि विधि सबके लिए कंपलसरी है और सबको उसका पालन करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बाध्यकारी बल। इसके लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? सभी व्यक्तियों द्वारा इस रूढ़ी का पालन किया जाए, उसे मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता हो। मतलब रूढ़ी अगर बलपूर्वक है, बाध्यकारी बल है, तो वह व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो दो इसकी बातें आवश्यक है। पहले सभी व्यक्तियों द्वारा रूढ़ी का पालन किया जाए, दूसरा उसे मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अब 8वां देखते हैं इसका तत्व है। लोक नीति के विरुद्ध एवं अनैतिक नहीं होनी चाहिए। रूढ़ी है ना, वो लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अनैतिक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे विधिमान्य प्रथा लोक नीति के विरुद्ध अनैतिक नहीं होना भी आवश्यक है। किसी रूढ़ी का लोक नीति के विरुद्ध और अनैतिक नहीं होना भी आवश्यक है। रूढ़ी या प्रथा का साम्य, न्याय, शुद्ध अंतःकरण तथा लोक नीति के अनुकूल होना अपेक्षित है। रूढ़ी अनैतिक भी नहीं होनी चाहिए। कोई रूढ़ी अनैतिक है या नहीं, इसका अवधारण समुदाय के भावनाओं के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो रूढ़ी है ना, रूढ़ी और प्रथा है, वो विधि के अनुरूप होनी चाहिए और नैतिकता के समानार्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अनैतिक है तो उनको नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार विधि मान्य रूढ़ी प्राचीन, निरंतर, निश्चित, युक्तियुक्त, अपरिवर्तनीय, लोक नीति के अनुकूल होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखते हैं विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी का महत्व है। विधि के स्रोत के रूप में मतलब विधि के जो स्रोत हैं उसमें रूढ़ी का क्या महत्व है। मतलब विधि जो बनी है, उसके जो विधि का जो कल्पना करी गई है, विधि की रचना करी गई है, उसमें रूढ़ी का क्या महत्व है वो देखते हैं। विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी का महत्व स्थान है, बिल्कुल सही बात है। विधि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका, ठीक है। प्राचीन काल में जब विधि लिपिबद्ध नहीं थी तब रूढ़ी ही विधि का स्रोत हुआ करती थी, बिल्कुल सही बात है। देखो प्राचीन काल में क्या, जो रूढ़ियाँ जो प्रथा थी वो लिखी हुई नहीं थी और उस समय विधि भी लिपिबद्ध नहीं थी, तो वहाँ पे जो भी कार्य किए जाते समाज के द्वारा वो सभी प्रथा और रूढ़ियों के द्वारा किए जा रहे थे। इंग्लैंड में इसे कॉमन लॉ कहा जाता है, बिल्कुल सही है, अथवा रूढ़िजन्य विधि कस्टमरी लॉ कहा जाता है। यद्यपि रूढ़िजन्य विधि भी अलिखित थी, फिर भी औचित्यपूर्ण आचरण के निर्धारक के रूप में वह समाज में अच्छी तरह प्रतिस्थापित हो चुकी थी। न्याय प्रशासन में भी रूढ़िगत नियमों को विधिक मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। न्याय प्रशासन के अंदर भी जो रूढ़िगत नियम हैं उनको विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, ठीक है। भारत के धर्मशास्त्रों में भी रूढ़ी का महत्व परिलक्षित होता है। नारद ने कहा है कि व्यवहारो ही बलवान धर्मस्ते न वही हत्ते, अर्थात रूढ़ी बलवती है, रूढ़ी बलवती है और वह पवित्र विधि को भी निराकृत कर सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मोटू रामलिंगम के मामले में प्री काउंसिल ने रूढ़ी को लिखित विधि पर पूर्वता प्रदान करी है, रूढ़ी को लिखित विधि पर पूर्वता प्रदान करी है, ठीक है। इसी प्रकार सामण ने यह कहा है कि समाज के लिए रूढ़ी का वही महत्व है जो राज्य के लिए विधि का है, बिल्कुल सही बात है। मतलब सामण जो विधि शास्त्री थे उन्होंने कहा है कि समाज के लिए रूढ़ी का वही महत्व है जो राज्य के लिए विधि का महत्व है, ठीक है। कोक के अनुसार रूढ़ी इंग्लैंड की विधियों की त्रिकोण में एक है। इस प्रकार सेंट जर्मेन ने अपनी कृति डॉक्टर एंड स्टूडेंट में कॉमन लॉ को रूढ़ी पर आधारित विधि कहा है। विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी के महत्व को निम्नांकित कारण अथवा आधार बताए गए हैं। रूढ़ी में उन सिद्धांतों एवं नियमों के लिए स्थान रहता है जो न्याय संगत, जनोपयोगी, राष्ट्र चेतना के अनुकूल होते हैं, ठीक है। रूढ़ी में उन सिद्धांतों और उन नियमों के लिए स्थान रहता है जो न्याय संगत हो, जन उपयोगी हो, राष्ट्रीय चेतना के अनुकूल हो। न्यायालयों द्वारा भी अपने निर्णय में इन नियमों का अनुसरण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे नियम दीर्घ काल तक व्यवहार में रहने के कारण अधिकृत एवं स्थापित हो जाते हैं।
रूढ़ियों को लोकमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, रूढ़ियों को लोकमत के लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अतः समाज में प्रचलित रूढ़ियों को न्याय प्रशासन में विधि के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। रूढ़ियाँ प्रत्येक समय में प्रयोज्य होती है। ठीक है, रूढ़ियों को कभी भी माना जा सकता है, उससे कोई बाउंडेशन नहीं होती। रूढ़ियाँ हर समय प्रयोज्य होती हैं। सामान्य ने कहा, यहाँ तक कहा है कि रूढ़ियाँ न्याय संगत एवं युक्तियुक्त नहीं होने पर भी स्वीकार्य होनी चाहिए। ठीक है, साइमन ने कहा है रूढ़ियाँ विधि निर्माण के लिए विषय वस्तु प्रदान करती है। ठीक है, रूढ़ियाँ आती है विधि निर्माण के लिए विषय वस्तु प्रदान करती है। रूढ़ियाँ नई विधियों के निर्माण में रूढ़ियों की अहम भूमिका रहती है। रूढ़ियाँ भविष्य के लिए सुरक्षित दिशा निर्देश प्रदान करती है। रूढ़ियाँ भविष्य के लिए सुरक्षित दिशा निर्देश प्रदान करती है क्योंकि दीर्घकाल से अनुपालन के कारण वे समाज में अच्छी तरह से प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, गौरीशंकर प्रसाद सिंह बनाम बैद्यनाथ प्रसाद सिंह के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जहां किसी परिवार में किसी प्रथा के अस्तित्व का अभिवाक किया गया हो वहां ऐसी प्रथा को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है यदि अभिवचनों में उसका विरोध या खंडन नहीं किया गया हो। ठीक है, मतलब कि गौरीशंकर प्रसाद सिंह बनाम बैद्यनाथ प्रसाद सिंह के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जहाँ किसी परिवार में किसी प्रथा का अस्तित्व है, ठीक है, और वहाँ ऐसी प्रथा को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि अभिवचनों में उसका विरोध या खंडन नहीं किया जाता है तो वह विधि मान्य प्रथा है। इस प्रकार विधि के एक स्रोत के रूप में रूढ़ियों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो चलाइए, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।